नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12वीं कक्षा मैथमेटिक्स का जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के, उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आएंगे या आ सकते हैं और किस तरह से हम उसका एक बड़ी क्विक रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। 9 नंबर का कुल ये चैप्टर है। तो 4, 2 और एक के जो है वो 3 क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स क्वेश्चन प्लस 2 मार्क क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो आने हैं। और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो भी 5-6 ही हैं। उनको आप थ्रोली नहीं भी तैयार कर पाएँ तो केवल जो बेसिक कंसेप्ट है यदि वो भी तैयार कर लेंगे उससे आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो बहुत कंफ्यूज होने का या बहुत तनाव में आने का या टेंशन लेने की बात नहीं है। इस प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है बड़े आराम से इसमें 9/9 जो मार्क्स हैं वो ले सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि टोटल इसमें 6 टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं या जिनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बेज थ्योरम जी। तो ये जो बेज थ्योरम वाला जो एक्सरसाइज है 13.3, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको छोड़ के बाकी पूरी एक्सरसाइज, इसमें से उम्मीद ये बनती है कि ये जो 4 मार्क क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए। जो मॉडल टेस्ट पेपर बोर्ड ने जारी किया है उसमें भी इसी में से आया है और इसी में से आने की संभावना ज़्यादा रहेगी कि 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आए। और ये जो 2 मार्क क्वेश्चन है वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी बन सकता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इन दोनों में से वो बन सकता है, आ सकता है। मॉडल टेस्ट पेपर में जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जो उसने दिया है। तो ये भी बहुत आसान ही टॉपिक हैं दोनों। और बाकी जो ये पहले 3 हमारे बनते हैं इनमें से 1 मार्क जो क्वेश्चन जो हमारे 3 वो आने की पॉसिबिलिटी जो वो रहेगी। तो एक बार क्विक रिवीजन इनका करते हैं कि करना क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, कि जब बी इवेंट जो हो चुकी हो और उसी एक्सपेरिमेंट से में फिर इवेंट ए बी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए एंड बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो ऊपर तो वही आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है डिवाइडेड बाई, तो जो लास्ट इवेंट है यहाँ वो आएगी नीचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यदि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद है तो डेफिनेटली इसका जो 1 मार्क क्वेश्चन होगा वो आप कर पाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर लें इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही आएगा। तो आप इसे याद करें और याद करके, जैसे हम एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। अदरवाइज तो सिंपली आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज दिस, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नहीं तो यदि इस तरह का भी आ सकता है, आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ये 11th में भी हमने जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो स्टडी किया है। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी गिवन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे, यानी इसमें ये जो डायरेक्ट फार्मूला है, आप सिर्फ ये भी यदि आपको याद है, तैयार है, समझ में आया हुआ है, तो आप ये समझिए कि इसका जो क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आएगा वो आप आराम से कर पाएंगे। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट से, रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई 2 और मोर देन 2 इवेंट्स से ये रिलेटेड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ हैपेंड, यानी ई के बाद फिर एफ, और मोर देन 2 है तो इसी तरह चलता रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन without replacement from 52 cards, find the probability that both are ब्लैक कार्ड्स। तो इसमें 2 इवेंट हैं, ई और एफ। ई क्या है
कि जो फर्स्ट कार्ड है वो ब्लैक होगा और एफ है कि सेकंड कार्ड भी ब्लैक होगा। तो एक तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, इसकी एक लाइन में आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड देन सेकंड ब्लैक। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मीन्स कि ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो पहले फर्स्ट विल बी ए ब्लैक कार्ड। तो हमें पता है कि जो 52 कार्ड्स होते हैं, अमंग दैम 26 आर ब्लैक कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड इज 62 by 52, and second card will also be a black card, means without replacement means first card is not added to the cards. So one black card is outside the playing cards, so it will be equal to 25 and total cards will be 51। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा सिंपली है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये दो से ज़्यादा हो, तीन हो, कि तीन कार्ड हमने ड्रा किए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल द थ्री आर ब्लैक कार्ड्स। तो फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, देन थर्ड ब्लैक, इट विल बी 24 by 50 if it is without replacement। if it is with replacement then it will be 26 by 52। यदि क्योंकि वही कार्ड, तो इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके 13 into 2 4 2 2, तो ये आपका हो गया 25 by 102। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनको सिंपली, एक्सरसाइज भी आपके आगे लिखी हुई है कि 13.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे मोस्टली जो है वो इस तरह के आपको मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के। दो चार ही क्वेश्चन हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी एक्सरसाइज 13.2 का ही पार्ट है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इसका भी जो क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से आप कर पाएंगे, डायरेक्ट आएगा। इसने कहा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन दिस फार्मूला विल होल्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 3/5 and probability of B is P, find the value of P। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने लिखा, अदरवाइज तो इससे भी सिंपल आएगा कि probability of A this, probability of B is this, find probability of A and B if these are independent events। तो खैर यहाँ क्या कराना है हमें, probability of A union B जो है वो जो अभी हमने लगाया था वो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, probability of A probability of B minus A and B। तो A यूनियन B दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है P, और माइनस A एंड B नहीं दिया, बट A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो वहाँ पर आपका ये इंडिपेंडेंसी का जो कंसेप्ट है वो हमने यूज कर लिया कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं थी, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से P आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, 1/2 इधर ट्रांसपोज करें, ये P देखें कितने हैं, सो P विल बी इक्वल टू दिस, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो कुल मिला के यानी कि करने का या लिखने का इसका अर्थ ये है कि इंडिपेंडेंसी की ये कंडीशन यदि आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। यानी तीनों क्वेश्चंस में आपका हाफ एन आवर नहीं लगता यदि आप थोड़ा सा इसको समझेंगे, ठीक तरह से करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है वो रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट इज़ ए फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट इज डोमेन ऑफ सैम्पल स्पेस, की सैम्पल स्पेस से जुड़ा हुआ है। कैसे कि इफ़ वी थ्रो ए डाई 6 times, what will be the probability distribution? Find the probability distribution of outcome is a
से नंबर ग्रेटर देन 5, कि 5 या 5 से बड़ा जो है नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जैसे 6 बार आप करेंगे तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, मीन्स कि जो 6 बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 0, x इज इक्वल टू 0 यानी एक बार भी 5 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कि उनमें से एक बार 5 से बड़ा नंबर आएगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 कि 2 टाइम्स जो है वो ग्रेटर देन 5 जो है वो नंबर आएगा। तो इस तरह है कि जब टेबल बनाएंगे तो दैट टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर कमिंग ग्रेटर देन 5। तो इस तरह का, तो उसमें भी इतना आप डीपली ना जाएं। तो उम्मीद ये है कि इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। जैसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दी हुई है कि रैंडम वेरिएबल x है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये 0 टाइम प्रोबेबिलिटी 0, 1 टाइम k, 2 टाइम्स 2k। तो वह फाइंड द वैल्यू ऑफ k कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब टोटल सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। और हमें पता है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो EI जो पार्टीशन है इवेंट्स का, उनका जो टोटल सम है प्रोबेबिलिटीज़ का वो 1 होना चाहिए। तो आप इसको 1 के इक्वल रख लें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो सिंपली क्या करना आपको कि टोटल प्रोबेबिलिटी ये जो नीचे दी हुई है ये 1 होना चाहिए। तो कितना सम आएगा इनका k 2k 5 + 3 के 8k और 1 9k प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर और 10k स्क्वायर। तो ये आपका टोटल इनका सम हमने कर लिया। और ये टोटल जो सम मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन आने की उम्मीद इसमें बनती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यदि आया तो बहुत आप डीपली ना जाएं, इतना कर लें काम चल जाएगा कि इनका टोटल का जो सम है वो 1 = 1। तो यहाँ से आप k निकाल सकते हैं। ये आपका जो है 10k स्क्वायर प्लस 9k -1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 10k - k -1 = 0, 10k कॉमन k + 1 -1 कॉमन k + 1 = 0। तो यहाँ से आपका k आएगा -1 और एक k आएगा 1/10। तो k कैन नॉट बी -1। तो प्रोबेबिलिटी है ये, तो k में तो इसने प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो -1 की तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ही खत्म है। सो k = 1/10। तो यहाँ जो k है 1/10 है। तो ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा थोड़ा ये भी आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x = 3, कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये 3 टाइम हैपनिंग ऑफ 3 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी x = 3 मीन्स ये प्रोबेबिलिटी जिसने बनाई हुई है 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2k के इक्वल है और k हमने कैलकुलेट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी x = 3 = 2k। 2k मीन्स 2 × 1/10 दैट इज 1/5 जो है इसका आंसर हुआ। तो इतना भी कंसेप्ट आपको ये क्लियर हो जाता है, इतना आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि रैंडम वेरिएबल का यदि क्वेश्चन आ सकता है ये 2 मार्क क्वेश्चन, तो आप कर पाएंगे। इससे ज़्यादा डीपली जाने के लिए या इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं होना चाहिए। यानी कि आप इतना भी कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बेहतर तो ये है कि हम जो है एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन सभी इसी पे मिलेंगे बेस्ड। एक्सरसाइज 13.4 है, 1 to 9 है। 9 से आगे 10 ऑनवर्ड वो आपके डिलीटेड सिलेबस में है, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज थी हमारी कि डिलीशन क्या है। तो मेनली इसमें मीन और वेरिएंस का ही डिलीशन है, और वो मीन और वेरिएंस आपकी एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड जो है वो है। तो 9 तक आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं और ये सिलेबस में है, ये आपको करने चाहिए। एक्सरसाइज 13.5 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। और इसमें जो पंच लाइन आप कह सकते हैं वो एक फॉर्मूला है कि बर्नौली ट्रायल्स का मतलब जिसमें 2 ही आउटकम होंगे, ये केवल आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आउटकम 2 ही हों, दोनों इंडिपेंडेंट हों, और जो प्रोबेबिलिटी है हर बार वो इक्वल रहे। बर्नौली ट्रायल्स तो 2 ही आउटकम है, उन आउटकम्स को आप कह सकते हैं कि जैसे सक्सेस होगा या फेलियर होगा,
या इसी तरह के ज़्यादा आउटकम इसमें नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा तो 2 से ज़्यादा। तो सक्सेस को यदि हम P से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q, तो नेचुरली P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि या तो सक्सेस होगी नहीं तो फिर फेलियर होगा। तो दोनों इनमें से एक तोड़ना ही है, तो P प्लस Q जो टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1, यानी इन दोनों में से एक भी आपके पास है तो सेकंड विल बी 1 माइनस द नोन वैल्यू, कि आपको P पता है, Q क्या होगी, Q विल बी इक्वल टू 1 बाई P। तो 3 नंबर आपको इसमें चाहिएंगे। ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज है 13.5, आप इसको बड़े आराम से हाफ एन आवर में ही हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, यानी कि r सक्सेसेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू NCR PR QN माइनस R। तो इसी तरह के क्वेश्चन उसमें आप पाएंगे। n बीज नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, कि आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है, दैट इज n। P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछता है उसको हम P लिखेंगे, और Q 1 माइनस P। तो जैसे क्वेश्चन भी लिया है, देयर आर 5 डिफेक्टिव आइटम्स इन ए बल्क, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, कि उनमें से हमने 10 आइटम सेलेक्ट की हैं, तो ये 10 जो है वो आपका n का काम करेगा, कि n इज इक्वल टू 10। 2 डिफेक्टिव आइटम्स, तो जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो डिफेक्टिव आइटम्स की निकालनी है, तो ये डिफेक्टिव आइटम की जो प्रोबेबिलिटी है वो P कहलाएगी। तो P कितना हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, खुद ही दिया हुआ है 5% आर डिफेक्टिव, मीन्स आउट ऑफ 100 5 आर डिफेक्टिव, दैट इज 1 बाई 20। सो Q विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 20, दैट इज 9 बाई 20। तो तीनों नंबर आपके पास हैं, n है, P है, Q है। तो आप एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें भी हर क्वेश्चन में n देखें, P देखें, Q देखें। उसके बाद कितनी सक्सेसेस चाहिए, तो ये क्या कहता है, 2 डिफेक्टिव आइटम्स, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू NCR मीन्स 10C2 P, P मीन्स 1 बाई 20 रेज टू ए पावर 2, जितना भी ये है सक्सेसिव जितनी आपको, इंटू Q है हमारा 9 बाई 20 रेज टू ए पावर n माइनस R, 10 माइनस 2 दैट इज 8। 10C2 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये 9 बाई 20 रेज टू ए पावर 8 क्वाइट बिगर नंबर, तो इसको आप आगे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन भी आता है इस तरह का तो आंसर जो है इसी फॉर्म में लिखा होगा, या आपको लिखना यदि आप भी लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। 10C2 विल बी, इसके लिए आपको ये पता हो कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। सो 10C2 विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को आप 8 तक जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे, 10 9 8, ये 11th में हमने किया है। 2 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 2 इंटू 1, और 8 फैक्टोरियल कैंसल्स विद 8 फैक्टोरियल, तो ये 45 आ जाएगा। तो इस तरह से NCR का एक्सपेंशन आपको पता हो। N, P और Q आपके हर क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली दिए हुए हैं कि N इतना है जी, P इतना है, Q, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। बर्नौली ट्रायल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, जिसमें आउटकम 2 ही आपको होने चाहिए, तभी ये रहेगा। इसको रिकरेंस फार्मूला भी क्या देते हैं। तो इसमें आपकी जो पंच लाइन है वो ये फार्मूला है, इसके लिए आप ये रखें तैयार। पूरी एक्सरसाइज आप कर पाएंगे, एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है उसमें, और ना ही कोई कन्फ्यूजिंग है, सीधे ही है। सभी में आपको n दिया हुआ है, p दिया हुआ है, या आपका p कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें गिवन में, और क्या हुआ आ जाएगा 1 माइनस p। इसके बाद एक्सरसाइज 13.3 है बेज थ्योरम, 4 मार्क क्वेश्चन। जैसे आपको बताया कि बहुत उम्मीद है इससे आने की, सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चन सेम बेस्ड पे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक तो इवेंट लिखनी है E1, ये जो पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, E1 E2 हो सकता है, E3 भी हो सकता है एक आधे में E4 भी हो, और एक इवेंट A होगी। और ये इवेंट A क्या होगी, ज़्यादातर में इसको में आपको मिलेगा फाउंड टू बी, जो इवेंट हुआ है कि ऐसा हुआ पाया गया है, वो इवेंट A होगी।
तो पहले तो थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे ये E1 E2 E3 इस तरह से लिखने का, और एक ए जो है वो हर क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आपका शुरू में लिखने के बाद आगे मिलेगा कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा पाया गया है, तो वो जो पाया गया है दैट इज इवेंट ए, तो आप वो यहाँ लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ए बैग विद 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग विद 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स सेलेक्टेड एट रैंडम। 2 बैग हैं, एक में 4 रेड 4 ब्लैक, दूसरे में 2 रेड 6 ब्लैक, उनमें से एक बैग सेलेक्ट किया जाता है एट रैंडम। एंड 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से फिर एक बॉल ड्रा की जाती है, विच इज फाउंड टू बी रेड। तो ये है फाउंड टू बी रेड, कि रेड बॉल आई है, तो आप क्या लिखेंगे, ये जो है ये फाउंड टू बी, ये ए होगा, और ए क्या हो जाएगा, रेड बॉल इज ड्रॉन या फाउंड, कि रेड बॉल जो है वो ड्रा हुई है। उसके बाद ये E1 E2 E3 कहाँ से आप रेफरेंस लेंगे या कहाँ से आइडिया लेंगे कि ये क्या होंगी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसके बाद ये E1 E2 E3 आएंगी, तो यहाँ क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इसका मतलब E1 E2, क्योंकि बैग 2 ही हमारे पास, तो ये हो जाएंगे बॉल इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये E1 हो जाएगा, और E2 हो जाएगा बॉल इज फ्रॉम सेकंड बैग। तो यदि आप ये लिख पाए, आगे इसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। यदि आपने E1 E2 E3 ये जो इवेंट्स हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है ये ठीक लिख लिया, और इवेंट ए लिख लिए, तो आपको बताया ये कि ए लिखना तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि ये तो फाउंड टू बी, कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो इवेंट ए होगा, कि ऐसा पाया गया है। और ये कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, उसके बाद मिलेंगी, वहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उससे फिर ये इवेंट आ जाएंगी। जैसे इसमें था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि ये पहले बैग से आई है, तो इसका मतलब बैग, पहला बैग से बॉल का आना या दूसरे बैग से बॉल का आना यही है। यदि तीसरा बैग भी होता तो हम वो यहाँ लिख देते हैं। और फिर क्या है, इसके लिए फॉर्मूला ये है बेज थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी इसमें, ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई आई, इसका रिवर्स है ये, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और नीचे समेशन है सबका। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जैसे E1 E2 2 इवेंट आई हैं, तो 4 प्रोबेबिलिटियाँ चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E2, यदि E3 होता तो वो भी लिख लेते जी, और एक फिर चाहिएगी प्रोबेबिलिटी AE1, यानी जो इवेंट है वो सब के साथ, AE1 प्रोबेबिलिटी AE2 जी। और यदि यहाँ E3 हो, ऐसे भी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन हमारा E4 तक भी है जिसमें 4 इवेंट हैं, तो उसमें भी साथ साथ चलेंगी, AE1 AE2 AE3 AE4। अब ये होंगी क्या, प्रोबेबिलिटी E1 का क्या मतलब हुआ, आप इसको पढ़िए, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि 2 बैग रखे हुए हैं, उनमें से बॉल फर्स्ट बैग से आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब 2 बैग रखे हुए हैं, आपको रैंडमली चूज करने हैं या इंटेंशनली चूज नहीं करने, तो दोनों में से कोई सा एक बैग उस तो उठेगा ही, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो 2 है, और उनमें से एक सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी पहला बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरा बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, आप क्वेश्चन डिफरेंट देखेंगे, उनमें तो ये प्रोबेबिलिटीज़ इधर उधर भी हो सकती हैं, तो वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये 1/2 आएंगी। अब AE1 का क्या मीनिंग हुआ कि यदि E1 हो जाए तो फिर A होगा, E1 हो जाए, E1 होने का मतलब है बॉल जो है वो पहले बैग से निकाली जाए, बॉल पहले बैग से निकाली जाए तो A होगी, तो रेड होगी, पहले बैग से निकाली जाए और रेड होगी। ये पहले बैग का कन्फिग्रेशन है बॉल्स का, 4 रेड 4 ब्लैक, टोटल 8, आउट ऑफ दीज 8 4 आर रेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग इज 4/8, दैट इज 1/2, 4/8। AE2 का क्या मीनिंग हुआ कि यदि E2 हो, E2 मीन्स बॉल जो है वो सेकंड बैग से निकाली जाए और फिर A हो, रेड बॉल हो सेकंड से, तो सेकंड में देखिए आप, सेकंड में है 2 रेड 6 ब्लैक, तो टोटल तो 8 ही हैं, लेकिन उनमें से 2 रेड हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 2/8, दैट इज 1/4। तो फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, E1 E2 E3 जो भी है, प्रोबेबिलिटी E1A E2A E3A वो कौन सी है, तो यहाँ क्या निकालना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ये पहले बैग से है, पहले बैग का मतलब E1, तो आपको निकालनी है E1
ए। ये आपको यदि ये पूछे कि सेकंड बैग से है तो E2A, यदि थर्ड बैग होता तो E3A। और अब इधर क्या आएगा, ये जो E1A वगैरह है वो तो दोनों प्रोबेबिलिटियाँ ऊपर आएंगी और नीचे सभी आएंगी एज ए सम। तो क्या होगा, E1 आया है तो ये E1 वाली दोनों तो ऊपर आ जाएंगी एज प्रोडक्ट 1/2 × 1/2 जी। नीचे इन सभी के प्रोडक्ट का सम नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 × 1/2 प्लस 1/2 × 1/4। बाई चांस E3 भी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, उन दोनों उनका फिर एज ए सम आगे लिख लेंगे। चौथा है तो चौथा भी नीचे लिख लेंगे। तो ऊपर तो कौन सी आएंगी, ऊपर तो आएंगी जो आपको निकालनी है, फ्रॉम द फर्स्ट बैग, फ्रॉम द सेकंड बैग, फ्रॉम द थर्ड बैग, वो तो ऊपर आएंगे अकेले। नीचे सभी का सम आएगा, वो 2 हो 3 हो, मल्टीप्लाई करते रहें। और यहाँ तो जैसे इस केस में हमारा हो जाएगा ऊपर तो 1/4 और नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। सो इट इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 3/8 हो जाएगा इनका सम एलसीएम लेके। तो 1/4 × 8/3, 4 × 2, सो इट विल बी इक्वल टू 2/3 कि वो जो रेड बॉल आई है दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 2/3। यदि आपको निकालना होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द सेकंड बैग, तो सेकंड बैग में सिर्फ क्या चेंज होगा, ऊपर 1/2 × 1/2 की बजाय 1/2 × 1/4 आएगा, नीचे सेम रहेगा और वो सेकंड बैग से आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं बेज थ्योरम। 4 मार्क क्वेश्चन हमारा, आप समझिए कि 90% श्योर है कि ये बेज थ्योरम से ही आएगा। पहले भी जो बड़ा क्वेश्चन आता था इसमें से ऐसे टाइप, वो बेज थ्योरम से काफ़ी आता था। तो इस बार तो ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है कि इससे आएगा। तो आप देखेंगे यदि इतनी आप इसमें से तैयारी कर लेते हैं जो आपको बताया गया है, तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है 9 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आएंगे तो बहुत उम्मीद है कि आप उनमें से मैक्सिमम सोल्व कर पाएंगे। और इसमें कोई बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है ये, ना ही कोई कन्फ्यूजिंग है। कई बच्चों की ऐसी क्वेरीज भी हैं कि ये तो बड़ा समझ में ही नहीं आ रहा प्रोबेबिलिटी में क्या किया जाए। तो प्रोबेबिलिटी में करने में जैसा कोई कन्फ्यूजिंग वाला है ही नहीं। तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हर तरह के फॉर्मूले और जितना आपको बताया गया है उतना ही कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी के वो सारे हो पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बच्चों को जो है ये इस जो कुछ बताया गया है उससे ज़रूर लाभ होगा और लाभ आप उठाएंगे और इससे जान के समझ के अपने हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे और प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपने क्वेश्चन पेपर में जो एनुअल एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से कर पाएंगे और 9/9 मार्क्स जो है इस चैप्टर से लेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। हैव ए नाइस डे।